Good morning student. I am साधना सिंह from GGIC होशियारपुर नोएडा। आज हम लेक्चर नंबर 4 गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें आज के हमारे कंटेंट हैं क्षेत्रफल सदिश, घनकोण, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इस डेफिनेशन से हम एरिया वेक्टर को समझेंगे इस स्लाइड से, जिसमें कि हमने एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया है जो कि डार्क ब्लैक है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जो आपस में मिलके इस टोटल सरफेस को बनाएंगे, इस पूरे स्फीयर को बनाते हैं। तो एक्चुअली में एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर मीन्स ये दो शब्दों से मिलके बना है, एरिया और वेक्टर। एरिया मीन्स क्षेत्रफल और वेक्टर आपको पता ही है, जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है? यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू हमारी 1 होती है और जो कि हमें डायरेक्शन बताता है किसी भी सरफेस का, जो कि अभी हम इस चीज में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वैसे तो एरिया हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन कभी कभी हम किसी प्रॉब्लम्स में कन्वीनियंसी को देखते हुए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी भी मान लेते हैं, यानी कि हम उसको सदिश राशि भी कंसीडर कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है एरिया को। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हमने छोटा सा एरिया कंसीडर किया था, अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो वो हम इस DA वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, जो कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन में यहाँ दिया हुआ है। DA वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ DA डॉट एन कैप, जो खींचे गए अभिलंब की दिशा में एक एकांक सदिश है। इसी तरीके से अगर हम इस DA को, यानी इस तरीके के बहुत सारे DAs को अगर हम मिला दें तो हमें ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा, जिसका हमने एरिया A माना है। और अगर हम उसको मैथमेटिकली देखें तो वो A वेक्टर इज इक्वल टू A डॉट एन कैप होगा। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, यानी जहां पर हम यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज घनकोण यानी कि सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब हमने मूलभूत राशियां पढ़ी थी, यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। उसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हम पढ़ते हैं, जिसमें से एक है हमारा घनकोण यानी कि सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिक्चर में कि अगर हम एक स्फीयर लेते हैं, जैसे कि बॉल हो गया या स्फीयर हो गया, और अगर हम उसका एक छोटा सा पोर्शन सेंटर से काटते हैं, यानी कि एक टुकड़ा काटते हैं, तो सेंटर से जो उसका एंगल बनता है, जो कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि सेंटर से जो एक ये एंगल बनेगा, ये एंगल, क्योंकि हम एक छोटा सा टुकड़ा काट रहे हैं इसलिए एंगल भी हमारा छोटा होगा, तो वो एंगल क्या होगा? डी ओमेगा, यानी कि हम उस एंगल को, उस सॉलिड एंगल, उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे, घनकोण, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यानी कि कोण बराबर क्या होता है? चाप डिवाइडेड बाय त्रिज्या, यानी कि थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, यानी कि एंगल इज इक्वल टू R बाय रेडियस। तो वही चीज हमने यहाँ पे की है। एंगल यहाँ पर क्या है? डी ओमेगा। आर का आपका क्या हो गया? ये जो स्फीयर, यानी जो जितना ये ऊपर का एरिया कट करेगा उसको हमने DA बोला है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये रेडियस R स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू DA बाय R स्क्वायर। तो ये चीज हमारी क्या हो गई? सॉलिड एंगल की डेफिनेशन हो गई। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। DA इज इक्वल टू R स्क्वायर अगर हम मानते हैं, यानी कि जो एरिया है वो अगर हम R स्क्वायर मानते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू हम मानते हैं 1 स्टेरेडियन, यानी उसकी हमने 1 यूनिट मान ली दोनों की, तो आप यहाँ से 1 स्टेरेडियन को डिफाइन कर सकते हो। यानी 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अब अगर मान लीजिए आपको पूरे पृष्ठ का वो निकालना है, तब आप कैसे निकालेंगे? जैसे पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया? 4 पाई R स्क्वायर हो गया। तो उसके हिसाब से एंगल क्या बनेगा? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? A बाई R स्क्वायर। तो अगर आप एरिया की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 बाई R स्क्वायर, तो यहाँ से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी एंगल क्या बनेगा स्फीयर का? 4 पाई स्टेरेडियन। तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज हम आगे वाले डेरिवेशंस में यूज करेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इस चीज को ट्विस्ट कर देते हैं।
अभी आप इसमें पहली वाली स्लाइड में आप देख रहे थे कि हमने एक सिंपल एंगल काटा है डी ओमेगा, जिसका कि सरफेस एरिया हमने डीए लिया था, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू हमारा था डीए बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इस सरफेस को, अब वही सेम डायग्राम है, इट्स लाइक अ कोन, जो हम आइसक्रीम का कोन खाते हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं 3D में। तो ये आइसक्रीम का कोन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि O से ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट P कंसिडर किया है, यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो है हमारी R। ये n कैप इसका वो यूनिट वेक्टर हो गया। अगर हम इसका जो एरिया वेक्टर है DA, जो हमने यहाँ पे छोटा सा एक एरिया कंसिडर किया, उसका जो एरिया वेक्टर है DA, और ये n कैप जो सरफेस का एरिया वेक्टर है, अगर हम इन दोनों के बीच में एक एंगल कंसिडर कर लेते हैं दैट इज थीटा, तो वो यानी कि जो इसका कंपोनेंट होगा, जो इसका यूनिट वेक्टर दर्शाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गोला अगर हम खींचते हैं, तो क्षेत्रफल DA का गोले के पृष्ठ पर DA cos थीटा, यानी इसका जो प्रोजेक्शन होगा, जो उसका डायरेक्शन होगा, वो DA cos थीटा देगा। यानी अभी तक हम कैसी सरफेस का पढ़ रहे थे, जैसे हमने DA वेक्टर इज इक्वल टू पढ़ा था DA डॉट n कैप, लेकिन क्योंकि वहां पर जो थीटा था उसकी वैल्यू 0 थी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू है तो आप उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, DA cos थीटा, तो उसके प्रोजेक्शन में आप DA cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन भी आप याद रखेंगे। तो दो तरीके के एक्सप्रेशन हो गए, डी ओमेगा इज इक्वल टू A बाय आर स्क्वायर जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, और अगर थीटा कुछ मेंशन होता है तो हम वहां पर प्रोजेक्शन यूज करेंगे DA cos थीटा बाय आर स्क्वायर। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली, क्योंकि इससे पहले हमने इसके बेसिक्स पढ़ लिए थे जिनको अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आपने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि फील्ड लाइंस जिसके बारे में हमने पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि फील्ड लाइन किस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं। तो हम फ्लक्स को कैसे करेंगे, यानी हम उस चीज को काउंट कैसे करेंगे, हम उसको क्वांटिटेटिवली हम उस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में कि हमने एक सरफेस लिया हुआ है, इस सरफेस से कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस आउट हो रही हैं। इस सरफेस का जो एरिया है वो A वेक्टर से डिनोट हुआ है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत बल, यहाँ फील्ड यहाँ से आप देख रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यानी कि जितनी भी फील्ड लाइंस इस सरफेस से होकर गुजरेंगी, यानी कि जितनी भी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी, उनका नंबर यानी उनकी काउंट, यानी कितनी बल रेखाएं इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम इसको फॉर्मूले को मैथमेटिकली लिखें तो फाई ई से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर, यानी कि ये जो साइन है ये सरफेस इंटीग्रल का है, यानी कि पूरे सरफेस का अगर हम निकालें तो हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट डी ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब हम इसको यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक और ये सरफेस बनाई हुई है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। कुछ फील्ड लाइंस बाहर से ही बैंड हो जा रही हैं, कुछ अंदर आ रही हैं, कुछ एंगल से निकल रही हैं, कुछ एकदम परपेंडिकुलर निकल रही हैं। तो मान लीजिए इस सरफेस पर हमने यहाँ पर ये एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया है, जिसका कि एरिया वेक्टर आप ये देख रहे हैं डी ए वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच में कोई एक एंगल बन रहा है थीटा। तो उस केस में अगर हम सपोज इस एरिया की बात करें कि इस छोटे से एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, यानी कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो अभी अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से हम फ्लक्स को क्या लिखेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मल्टीप्लाइड बाय कितने एरिया में से निकल रही है, यानी कि डी ए एरिया में से निकल रही है। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये एक्सप्रेशन आ गया। अब मान लीजिए वहां पर जो ई और एरिया वेक्टर के बीच में
एक एंगल बन रहा था थीटा, यानी कि अगर आपने पृष्ठ को थीटा कोण पे घुमा दिया तो ई और जो आपका एरिया वेक्टर था उसके बीच में जो एंगल बन रहा था थीटा, तो प्रोजेक्शन मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था, हम प्रोजेक्शन क्या इस्तेमाल करेंगे, डीए कॉस थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई, डीए नहीं रहेगा, डीए के साथ कॉस थीटा का फैक्टर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कोण बन रहा है थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीए। अब हम यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स लिख रहे हैं, यानी ये मैथमेटिकल इक्वेशन किसकी है, संपूर्ण पृष्ठ की, यानी कि अभी तक हम डी फाई एक छोटे वाले एरिया के लिए ले रहे थे, अब हम फाई ई लेंगे, यानी डी हमने हटा दिया, ये हम पूरे सरफेस के लिए ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल का साइन लगा दिया, ई डॉट डीए वेक्टर। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सरफेस इंटीग्रल क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल, यानी कि सरफेस इंटीग्रल, जिससे कि हम पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट रहेगा, कॉस थीटा आपका टर्म कांस्टेंट रहेगा, सरफेस इंटीग्रल में क्या रह जाएगा, केवल डी ए यानी एरिया वेक्टर रह जाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया रह जाएगा। तो हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें दो कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशन हम यूज करेंगे, यानी एक बार आपका कोड बन रहा है जो, तो उस कोड की वैल्यूज क्या क्या होंगी, यानी कि फ्लक्स, अगर आप ये पता करना चाहें कि इस एरिया में से मैक्सिमम फ्लक्स कब निकलेगा और मिनिमम फ्लक्स कब निकलेगा, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यानी ये आप देख रहे हैं ये समतल पृष्ठ जो बनाया हुआ है, यानी कि जो प्लानर बनाया हुआ है ये एरिया, इसका जो वैद्युत क्षेत्र यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसका जो एरिया वेक्टर है, ये दोनों के दोनों लंबवत होने चाहिए, यानी प्लानर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो जीरो कब बनेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी हमेशा नॉर्मल होता है प्लेन के, यानी कि 90 डिग्री के साथ बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस वक्त उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब ए और ई के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी इस केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन में cos 0 रखते हैं, cos 0 इज 1, तो आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, ई ए, यानी इस केस में आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्लक्स कब होता है, जब समतल पृष्ठ जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। सेकेंड कंडीशन में अगर समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऊपर की साइड, आप डायरेक्शन देख रहे हैं, और उसी के पैरेलल में अगर आप इस समतल पृष्ठ को रख देते हैं, यानी कि इसको आपने पैरेलल ही रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी अब ई और ए के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी cos 90 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब 0, बिकॉज cos 90 इज 0। तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा, मिनिमम होगा, यानी कि जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा उस केस में फ्लक्स मिनिमम होगा, और जब थीटा आपका 0 होगा तो उस केस में फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा। और बीच में अगर थीटा की वैल्यू आती है तो हम ई डॉट ए कॉस थीटा से हम उस वैल्यू को क्वांटिफाई, यानी कि हम उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि कितना फ्लक्स उस एरिया में से निकल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा उसकी विमा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ई डॉट डी ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आप ई की यूनिट रखेंगे न्यूटन बाय कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो आपको यूनिट मिल जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वोल्ट पर मीटर से भी नापते हैं, तो आप इस यूनिट को दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी वोल्ट बाय मीटर करके भी अगर आप वैल्यू रखेंगे तो वोल्ट मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसका विमीय सूत्र फाइंड आउट कर सकते हैं। ई का विमीय सूत्र रखेंगे और ए का, तो आपको ये ml³ t-3 a की पावर -1 इसका विमीय सूत्र मिल जाएगा। चलिए अब हमारा लास्ट इसका पॉइंट आता है कंटेंट का, गॉस की प्रमेय, यानी कि गॉस लॉ क्या होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, यानी कि एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ पर अगर मान लीजिए कि कोई आवेश है, उसके अंदर कितना भी आवेश है, तो उसका जो टोटल चार्ज होगा, उस टोटल चार्ज में अगर आप 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस पृष्ठ से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दर्शाएगा। यानी कि अभी हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि अब इसका प्रूफ भी अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका प्रूफ क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये क्लोज सरफेस हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये पूरा जो पृष्ठ है ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। इस क्लोज सरफेस में एक कुल आवेश है Q। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट O हमने कंसीडर किया, इस पॉइंट O पर एक प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज से और इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या है R। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो अभी अभी हम घन कोण में पढ़ रहे थे। यानी कि स्फीयर में अगर आप या किसी सरफेस में अगर आप एक कोण काटते हैं, एक पोर्शन काटते हैं, तो इस तरीके से कुछ शो होगा जो अभी हमने घन कोण में पढ़ा था। एंगल क्या बनेगा सेंटर ऊपर, डी ओमेगा बनेगा। इस पॉइंट P पर जो एरिया है dA, जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, n कैप यानी यूनिट वेक्टर हो गया, फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, और मान लीजिए यहाँ पर यानी एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, यानी यहाँ पर हम प्रोजेक्शन cos थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q है किसी बंद पृष्ठ A के अंदर, किसी बिंदु O पर स्थित है। अब A पर कोई एक बिंदु P है और उसकी दूरी कितनी है R। अब बिंदु O पर रखे आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। तो वही चीज एक बार हम फिर से इस डायग्राम में देख लेते हैं। यानी कि इस पॉइंट P पर इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E = 1/4πε0 Q/r²। तो हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E और जो एरिया वेक्टर था हमारा, उसके बीच में हमने एक कोण माना था, कोण बन रहा है थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, d phi = E.dA, और अगर हम वेक्टर हटाते हैं तो E.dA cos थीटा। इस फ्लक्स की वैल्यू E.dA cos थीटा हो गई। यानी अगर हम यहाँ पर E की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के अगर हम पुट करते हैं तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, d phi = 1/4πε0 Q/r², जो हमने अभी इक्वेशन 1 से रखी है ये वैल्यू, डॉट dA cos थीटा। यानी कि ये आपका इक्वेशन क्या आ गया, 2। अब ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि dA cos θ/r² को हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा। तो इक्वेशन 2 आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लक्स d phi E = Q/ε0 d ओमेगा। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स आ गया छोटे वाले पोर्शन का। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालें, यानी कि पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, phi E। ये सरफेस इंटीग्रल निकल दिया आपने, d phi E का वैल्यूज वही है सेम। Q/4πε0 कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा। अब ये जो पोर्शन है आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा, यानी कि जो एंगल सेंटर पे बन रहा था, सरफेस इंटीग्रल यानी कि पूरे सरफेस का जो एंगल बन रहा था, यानी कि अगर हम पूरा पृष्ठ ले रहे हैं तो एंगल क्या बनेगा सेंटर पे, 4π, जो आप ऑलरेडी आपने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में अभी देखा था। तो इसकी सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा की वैल्यू 4π आप उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे, जहां से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, phi E = Q/ε0, यानी फ्लक्स = 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। यानी अगर हम दोबारा से इस डायग्राम को देखें तो आप देख रहे हैं कि जो इस डायग्राम से यानी इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास ऑन होगा, वो पास होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज, टोटल चार्ज, जो कि इस संपूर्ण यानी क्लोज सरफेस के अंदर है। तो यहां से आप समझ गए, यही हमारी गॉस की प्रमेय है जिसको अभी अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया।
तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। कल हम इस गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम से और हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।